हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के भाग 6 के बारे में, जो कि हमारा चल रहा था कि हिंदी भाषा का विकास। इसमें देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, क्योंकि हिंदी हम बात करें तो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो देखते हैं कि एक होता ना कि उसको हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। चलो, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि हिंदी हमारी द्वितीय राजभाषा भी है, जैसे कि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। और हिंदी हमारी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है ना। वो किसकी? हमारी दिल्ली की। देखिए, अगर पूछा जाता ना कि हिंदी किस केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है, तो नई दिल्ली, दिल्ली की। और अगर बात करते हैं कि द्वितीय भाषा किसकी हमारी हिंदी, तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र की। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा ये छूट गया था कि हिंदी द्वितीय राजभाषा किन किन केंद्र शासित प्रदेशों की है। हमने तो राज्य तो पढ़ लिए, लेकिन हमने कहीं केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दिए थे। तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा? चंडीगढ़। और दूसरा हमारा है, हमारा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा हमारी हिंदी है। तो आप इसको नोट कर लें। आज हम थोड़ा आगे बात करें कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। दोस्तों, एक छोटी सी बात कहूँ आपसे मैं, तो हमारा क्या कहते हैं, कुछ समिति गठित होती हैं। वो हालांकि समिति में बाद में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बातें उसमें करनी पड़ेंगी हमें, तो इसलिए बाद में बात करूँगा। लेकिन एक हमारे प्रमुख व्यक्ति थे, वी खैर, बाल गंगाधर खैर एक हमारे व्यक्ति थे, जिन्होंने 1955 में एक प्रथम राजभाषा आयोग बनाया था। और उसके बाद ही क्या हुआ था, हमारा एक गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक संसदीय राजभाषा आयोग का गठन हुआ। लेकिन होता क्या है, हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी कहीं ना कहीं हमारे नहीं चाहते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। तो वो तो हम चलो बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें आज बात करनी है कि हमारा जो विकास था वो कैसे कैसे आगे होता है और क्या क्या उसमें विकास की बात चल रही है। अभी हम थोड़ा उसको बाद में बात करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो फिलहाल राजभाषा, जहाँ पर राजभाषा की बात आती है, देखिए राजभाषा का मतलब क्या है। ठीक है, क्या है कि राजकाज की भाषा सरल शब्दों में, ठीक, राजकीय कार्यों की भाषा और सरल रूप में, और दरबारी भाषा। अब मैं दरबारी भाषा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हुआ ये हमारे यहाँ पर, चलो आज तो सिर्फ भारत है, लेकिन इससे पहले बहुत सारे जैसे कि मुगल वंश बोलूँ, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ ना मैं, दिल्ली सल्तनत, मुगल दरबार। और हमारे जो उत्तराखंड में ले लो आप, कौन सा? हमारे पवार वंश, चंद वंश। और ऐसे भी हमारे इधर ब्रिटिश आए, चाहे वो भारत की बात करूँ, चाहे हम कहाँ की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करते हैं, या हम चले जाएँ मौर्य कालीन में, जिस टाइम हमारा अशोक आया था। क्योंकि सबकी अपनी अपनी हमारी क्या थी? राजभाषा थी। तो उसी राजभाषा को हमारे हिंदी का भी दर्जा मिला हुआ है। लेकिन हमारे जो हिंदी का जो दर्जा है ना राजभाषा को, वो हमारा क्या है? संवैधानिक दर्जा है हमारा। तो इसीलिए हमें लिखा है कि राजभाषा एक क्या हमारा संवैधानिक शब्द है या संवैधानिक पद है। इसीलिए क्या होता है कि हिंदी राजभाषा घोषित होती है 14 सितंबर 1949 को। और इसको घोषित तो हो जाती है, अगर कहने कि लागू कब होती है, तो वो होती है 1950 से। ऐसा एग्जाम आया था आबकारी के उसमें। अब वो कितना सही था कितना गलत था, चलो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा एग्जाम में आया हुआ था। लेकिन हमें फिलहाल फैक्ट याद रखना है कि हिंदी राजभाषा कब घोषित हुई, तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग क्या हिंदी दिवस मनाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, विश्व हिंदी दिवस के बारे में, क्योंकि हमें हिंदी सम्मेलन पढ़ने हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन। अब बात है कि मैं बोल रहा हूँ कि आगे कि राजभाषा कोई भी हो सकती है। ठीक, जैसे कि हमारी आज कुमाऊनी है, अगर हमारे यहाँ पर कुछ हमारी कुमाऊनी क्या है, हालांकि कुमाऊनी तो बोली है ना, लेकिन अगर बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है तो इसको भी राजभाषा बोल सकते थे हम। अगर हमारे कोई काम सरकार मतलब सरकारी काम कोई कुमाऊनी भाषा में होती तो उसको हम राजभाषा बोल सकते थे, कोई गलत नहीं है। ठीक, वैसे हमारा क्या था, मुगल दरबार में फारसी का प्रयोग होता था, और ब्रिटिश काल में अंग्रेजी का हमारा क्या होता था, अंग्रेजी हमारे एक मैकाले थे, उनकी अनुशंसा पर हमारे विलियम बेंटिंक ने लागू करी। कहाँ पर? भारत में। कहीं ना कहीं क्या हो गया, मुगल दरबार में फारसी थी और ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी आ गई।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का बहुत पहले की बात है, जब मौर्यकालीन हमारे अशोक होते हैं तब हमारे यहाँ पर क्या थी, तब हमारी पाली भाषा थी। अच्छा, जिसको यह थोड़ा वीडियो तेज़ लग रही है ना, वो ना थोड़ा सेटिंग में जाके यूट्यूब के वहाँ पर तो स्पीड कम कर लें, हाँ, क्योंकि बहुत धीरे पढ़ना तो हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना हमें। उसके बाद बात करते हैं कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति। देखिए, हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है, इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि अनुच्छेद, अनुसूची और फिर इसके बाद भाषाएं, ये वो बहुत कुछ है। तो इसलिए हम बात करें कि हिंदी को किस भाग में रखा गया है, तो वो भाग होता है हमारा भाग 17, जिसमें क्या होता है, हिंदी को हमारा रखा है। उसके बाद बात करें कि किस अनुसूची में हमारे है, तो किस में, हमारे अनुसूची 8 में। वहाँ पर क्या पूरी हमारे जो भाषाएं हैं, भाषाएं का मतलब सिर्फ हमारा हिंदी से ही वहाँ पर नहीं होगा, हाँ, सिर्फ भाग 17 में हमारा क्या है, भाग 17 में हमारे बात करें सीधे सीधे तो हमारी जो भारत की बोलियां, भाषाएं हैं, उनका वर्णन दे रखा है। तो हम बात करें किसी अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 में क्यों, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण हमारी जो भाषाएं थी उनका उल्लेख है। लेकिन हम इनसे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या, जो ये भाग 17 के अंतर्गत हमारे ना ये चीज़ें हैं, कौन से अनुच्छेद है, पहले हम उनको पढ़ते हैं। अब इसमें क्या किया, अनुच्छेद 343 सर्वप्रथम आता है। तो सर्वप्रथम जो अनुच्छेद 343 आ गया, तो उसमें क्या कहा गया है 343 में, तो इसमें ये कहा गया है कि हमारे जो संघ की राजभाषा होगी, मतलब हमारे भारत की जो राजभाषा होगी, वो क्या होगी, हमारी हिंदी होगी। और उसकी लिपि क्या होगी, हमारी देवनागरी लिपि होगी। देखिए, अगर जिसको डिटेल में पढ़नी ना कि यार जानना है कि देवनागरी लिपि के अलावा भी हमारे हिंदुस्तानी लिपि थी, ऐसा मानते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो बोर्ड मिला हमारे देवनागरी लिपि को मिला। जब इस टाइम पर कहते हैं, जब हमारे जब उत्तराखंड बना था, तो उस टाइम पर गैरसैंण राजधानी बनेगी या देहरादून बनेगी, इन पर बहुत सारा विवाद चला था, तो वोटिंग हुई ना, वैसे हमारे किसके लिए, हमारे देवनागरी लिपि और हिंदुस्तानी लिपि, बहुत सारी लिपियों के लिए भी हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद देवनागरी लिपि को ही चुना गया। तो बात थी कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, और कौन सा अनुच्छेद में, तो 343 में इसका वर्णन है। उसके बाद आते कि 344। 344 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि राजभाषा के संबंध में आयोग व संसद की समितियाँ, ठीक, जो हमारी राजभाषा है ना, उनके संबंध में आयोग बनेगा, संसद की समिति बनेगी, यह वर्णन हमारे अनुच्छेद 343 में है। उसके बाद बात है कि अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 इसलिए फेमस है क्योंकि राज्य की राजभाषा व राजभाषाएं, क्योंकि देखिए मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंडी की जो राजभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन क्या महाराष्ट्र की राजभाषा हिंदी है, बिल्कुल नहीं है ना। वहाँ पर क्या है हमारी, वहाँ पर महाराष्ट्र में मराठी है, ठीक। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारे हर राज्य में अलग अलग है। तो वही चीज़ ना कि उसका वर्णन हमारे कौन सा अनुच्छेद में है, वो तो अनुच्छेद 345 में उसका वर्णन दे रखा है। फिर हमारी बात आती है अनुच्छेद 346 की। अनुच्छेद 346 में क्या है, अनुच्छेद 346 में यह है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, जो एक दूसरे को जो लेटर भेजेंगे ना, उसकी जो भाषा होगी, वो अनुच्छेद 346 में उसका वर्णन दे रखा है। अब आती है अनुच्छेद 347। देखिए, अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के लिए किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली का। जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली का जो उल्लेख है ना, वो हमारा अनुच्छेद 347 में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि हमारे किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, यहाँ पर भाषा मैं बात करूँ या बोली बोल दूँ, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 348 बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, मतलब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट व संसद व राज्य विधानसभा की भाषा क्या होगी, ये अनुच्छेद 348 में इसका वर्णन है। लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो अभी वर्तमान में जो, क्यों वर्तमान में, क्यों, क्योंकि अभी हिंदी को वहाँ पर दर्जा पूर्ण रूप से नहीं मिला है, वहाँ पर अंग्रेजी में ही अधिकतम हमारे कार्य होते हैं। उसके बाद हमारा है अगला अनुच्छेद 350 का कौ। अनुच्छेद 350 का कौ में क्या है ना कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, मतलब अगर देखिए, अगर बात करूँ तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक अनिवार्य रूप से क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना या शिक्षा देना। फिर हमारा एक आता है कि अनुच्छेद 350 का खौ। इसमें क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की भाषा हो,
उसके अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति ये किसके द्वारा होगी, ये हमारे राष्ट्रपति द्वारा होगी। इसका वर्णन हमारे किस में है, अनुच्छेद 350 के ख में है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 351, क्योंकि इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दे रखे हैं। अब वो विकास किस तरह का होगा, वो विकास होगा कहीं हमारे सम्मेलन में कहीं सम्मेलन में कवियों को बुला के हिंदी के विकास के बारे में बात करना, या कहीं सम्मेलन लगाना, या हिंदी के विकास के लिए और अधिक मतलब उसमें पत्र पत्रिकाओं का योगदान बढ़ाना, या हिंदी में भाषण देना, तो हमारे हिंदी के विकास के अंदर ये सब आएंगे। इनके अलावा भी हमारे कुछ प्रमुख हैं जो कि देखते हैं। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 क्या है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक, ये इसका वर्णन अनुच्छेद 120 में है, ये तो आपको याद करनी ही है। फिर हमारा था अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210 क्या है कि राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, हमारे जैसे विधानमंडल है उत्तराखंड का, तो उसमें जो भाषा होगी उसका उल्लेख हमारे किस में है, अनुच्छेद 210 में है। फिर आता हमारा अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया सुनिए। अब भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अगर मैं कुमाऊनी हूँ तो मुझे अपने कुमाऊनी बोली का संरक्षित करने का जो अधिकार है मुझे किस में हो, अनुच्छेद 29 में है। या मुझे हिंदी को संरक्षित करने का जो उल्लेख है वो किस में हमारे 29 में है, क्योंकि लिखा है ना, भाषा हो, लिपि हो या संस्कृति हो, या हमारी कौन सी बोली हो, उसका सभी का वर्णन हमारे किस में है, अनुच्छेद 29 में है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में ऐसा लिखा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना या शिक्षण संस्थानों में हमारी जो भाषा होती है उसका उल्लेख है। क्योंकि हमारे भारत की बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए उत्तर भारत में तो हिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन क्या दक्षिण भारत में हिंदी का ही प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है ना। क्या हमारे हिंदी का ही पूरा प्रयोग भारत में होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं पर हिंदी है, कहीं पंजाबी है, कहीं उर्दू है ना, ऐसे बहुत सारी हमारी क्या है, हमारी भाषाएं हैं। तो उनका जो उल्लेख है वो किस, उनका जो मतलब उनका जो शिक्षण संस्थानों में जो उल्लेख है हमारे कहाँ है, अनुच्छेद 30 में है। अब हम बात करेंगे कि अनुसूची 8 के अंतर्गत जब हमारा संविधान बना था उस समय पर कुल कितनी भाषाएं थी। तो उस समय पर जितनी भाषाएं थी वो थी हमारी 14, और वर्तमान में जो हमारे भारत में प्रादेशिक जो भाषा है वो है हमारी कितनी, 22। तो वर्तमान में हमारी कितनी है, अनुसूची 8 के अंतर्गत हमारी 22 भाषाएं वर्तमान में है। अब बात करते हैं कि वो पहले हमारी जो 14 थी वो कौन कौन थी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ऐसा है, देखिए पहले हमारी असमिया, पहले का मतलब नहीं है, हमें याद करना है। असमिया असम में, बांग्ला पश्चिम बंगाल में, देखो सबका वर्णन करूँगा नहीं, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये ऐसी भाषाएं थी जिनको संविधान जब बना था उस समय इन 14 का वर्णन था। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हमारे कुछ और भी भाषाएं होती हैं जिनको दर्जा देने के लिए बार बार आवाज़ें उठी थी। तो उसमें सबसे प्रमुख हमारा आता है क्या, सिंधी, ठीक, सबसे प्रमुख आता है क्या, हमारा सिंधी आता है। तो जो सिंधी है यह 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा इसको जोड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे 15वीं क्या भाषा को जोड़ा गया, कब, 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा। किसे, सिंधी को। ये तो चलो हमें याद हो गया भाई, एक ही है तो इसलिए आसान है याद करना। फिर हम आते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे क्या मतलब, 71वां संविधान संशोधन होता है हमारे 1992 में। देखो संविधान संशोधन क्यों हो रहा है, वो हिंदी के मतलब हमारी भाषाओं के लिए तो हो रहा है। तो भाई उस समय जोड़ते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, ठीक। अभी कैसे याद रखना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक, सबसे शॉर्ट ट्रिक है हमारी नमक। नमक से मतलब क्या है, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और कौ से कोंकणी, जिसको 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा जाता है। फिर हम आते हैं 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें हम जोड़ते हैं संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को। ये हमारी 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनको कब जोड़ते हैं हम, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको जोड़ते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या, SDM। भाई ये याद कर लो भाई, तुम जो भी जितने लोग पढ़ लेना, हमें SDM बनना है,
ठीक है, हमें SDM बनना है। लास्ट में बी उसमें ऐड कर लेना। एस का मतलब संथाली, डोंगरी का डी का मतलब डोंगरी, और एम का मतलब मैथिली, और हमारा बी का मतलब बोडो। ठीक, ये तो आपको याद हो जाएंगी। बाकी हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी हमारी हमारी क्या हैं भाषाएं हैं जिनको द्वितीय भाषा का दर्जा मिला है। जैसे कि बात करें, संस्कृत को द्वितीय भाषा का जो दर्जा दिया है वो उत्तराखंड ने दिया है। प्रथम राज्य है जिसने संस्कृत को अपनी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, वो बात होती है जनवरी 2010 की। ठीक, उसके बाद हमारी बात होती है कि अंग्रेजी राजभाषा किसकी है। देखिए, अंग्रेजी राजभाषा तो है ना किसी राज्य की, लेकिन अंग्रेजी को हमारे 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अभी मैं दिखाऊंगा, कहीं पर आपको अंग्रेजी दिख रहा है इसमें, कहीं भी नहीं दिख रहा। देखो कहीं भी आपको अंग्रेजी नहीं दिखेगा ना, आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन फिर भी हमारा क्या है, अंग्रेजी हमारी राजभाषा है किसकी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की। NMM करके याद कर लेना भाई, जिसको याद करना है तो वो कर लें, क्योंकि ना पूछता है ना कि अंग्रेजी किस की राजभाषा है, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की। बचपन से हमने नागालैंड में पढ़ा था, लेकिन हमारे दो और हैं, मेघालय और मिजोरम। अब हमारा आता है कि भारत में कुल शास्त्रीय भाषा का दर्जा, मतलब शास्त्रीय भाषा का मतलब क्या होता है, जो मतलब शास्त्रीय, जिसको जैसे हमारा कौन सा, इसमें बोल दूँ एक बोल दूँ आपको, उड़ीसा बोल दूँ, उड़िया नृत्य भी होता है। ठीक, तो ऐसे जो शास्त्रीय भाषा होते हैं हमारे, आज तक भारत में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। हालांकि अभी एक पर बात चल रही है, अगर कोई अभी करंट पढ़ता है तो कमेंट करें कि किस पर बात, किसको शास्त्रीय भाषा दर्जा देने की मांग चल रही, तो वो कमेंट एक बार जरूर करें। बात चली कि 6 हमारी क्या हैं शास्त्रीय भाषा दर्जा मिला हुआ है। सबसे पहले हमारी बात करेंगे हम, 2004 में मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल को। ठीक, उसका 2005 में मिलता है हमारे संस्कृत को। फिर हमारे 2008 में मिलता है तेलुगु और कन्नड़ को। 2013 में मिलता है मलयालम को। 2014 में मिलता है उड़ीसा को। अंतिम बार उड़ीसा को, प्रथम बार तमिल को। अब देखो याद कैसे करने भाई, देखो 4, 5, 8, 13, 14। 4 में तमिल, 5 में संस्कृत, 8 में तेलुगु और कन्नड़, ठीक, और 13 में मलयालम और 14 में उड़ीसा। ये हमारी क्या हो गई, हमारे शास्त्रीय भाषा हो गई। अब हम बात करते हैं कि कुछ, देखो कुछ क्या, अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी। देखिए हमारी भोजपुरी बिहारी की एक बोली है, लेकिन इसको आज तक भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है। देखिए राजस्थानी हमारी क्या उपभाषा है, लेकिन इसको भी आज तक हमारा क्या भाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ है, कि उपभाषा है ना। और अंग्रेजी मैंने बोल दिया कि इसको तो देखिए राजभाषा है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम की, लेकिन इसको भी हमारा आज तक क्या 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा बनता है, क्योंकि राजस्थानी का तो बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। अब हम बात करते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन, क्योंकि देखो हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 351, अभी हमने पढ़ा था ना हिंदी का, हमने सीधे से पढ़ा कि हिंदी का क्या पढ़ा था, हमें हिंदी की मतलब हिंदी को प्रोत्साहन, हिंदी के विकास के निर्देश। तो उसी को देखते हुए क्या हुआ, हमारे हिंदी को एक नई पहचान दिलाने के लिए क्या हुआ, इसके सम्मेलन शुरू हुए हमारे। जो हमारा पहला सम्मेलन होता है वो होता है हमारे 10 से 14 जनवरी 1975 में। कहाँ होता है, ये नागपुर महाराष्ट्र में होता है, लेकिन भारत की अभी बात करेंगे कि नागपुर भारत में होता है। जो इसके अध्यक्ष थे हमारे, वो थे हमारे शिव सागर गुलाम, जो कि हमारे उस समय पर हमारे जो एक हमारा मॉरिशस है ना, मॉरिशस, बहुत वहाँ पर भी हिंदी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है। उसकी राजभाषा भी हमारी हिंदी है मॉरिशस की। तो मॉरिशस के हमारे प्रधानमंत्री थे शिव सागर गुलाम। ये इसके हमारे क्या थे उस समय पर, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति थे ये उस समय पर, हमारे क्या थे इसके अध्यक्ष थे। लेकिन जो उद्घाटन किया था इस विश्व हिंदी सम्मेलन का, वो क्या था, किसने, इंदिरा गांधी ने। फिर आता है हमारा दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, वो होती है बात 28 से 30 अगस्त 1976 की। तो वो कहाँ पर हुआ था, फोर्ट लुइस में हुआ था, जो कि मॉरिशस में ही होता है। ठीक, उसका तीसरा होता है हमारा 28 से 30 अक्टूबर 1983 में, और जो कि नई दिल्ली, फिर हमारे कहाँ होता है, हमारे भारत में होता है। फिर हमारा चौथा होता है 2 से 4 दिसंबर 1993 में, वो भी हमारे कहाँ, पोर्ट लुइस मॉरिशस में होता है। फिर हमारा पांचवा होता है 4 से 8 अप्रैल 1996 में, वो कहाँ होता है,
फोर्ट ऑफ स्पेन में होता है। फिर हमारा छठा होता है 14 से 18 सितंबर 1999 में, वो लंदन में होता है हमारा, ब्रिटेन में। ठीक है, लंदन ब्रिटेन में ना, वहाँ पर होता है। उसका हमारा फिर होता है कब, सातवां 5 से 9 जून 2003 को होता है, पारा मारिबो सूरीनाम में यह सम्मेलन होता है। फिर हमारा आठवां था 13 से 15 जुलाई 2007, ये भी न्यूयॉर्क यूएसए में होता है। फिर हमारा देखिए न्यूयॉर्क में हमारा पहला है, ठीक, कौन सा, हमारा आठवां सम्मेलन। फिर हमारा नौवां होता है 22 से 24 सितंबर 2012 में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। देखो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हो रहा है, ठीक, कौन सा वाला, हमारा नौवां। फिर हमारा कौन सा, 10वां, ये हमारा 10वां जो है 10 से 12 सितंबर 2015 को कहाँ होता है, हमारे भोपाल में होता है। ये फिर हमें याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण। फिर हमारा 11 होता है, 11वां 18 से 20 अगस्त 2018 को होता है। ये कहाँ, हमारा फोर्ट लुइस मॉरिशस में होता है। देखिए ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी इस समय हमारा क्या, प्रधानमंत्री बन गए थे। अब बात करें कौन सा, 11वां है। 11 जो था ना हमारा, देखिए 18 से 20 अगस्त 2018 कहाँ पर हुआ था, फोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, जिसका हमारा विषय था, देखिए विषय तो होता है ना हर सम्मेलन का, लेकिन हमारा 11वां बहुत महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि ये मेरा आज तक का अंतिम है। जो अब होगा तो अब होगा ना, ये तो अंतिम था। तो ये पूछा भी जाता है कि अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन कौन सा था, 11वां था, कब से था, 18 से 20 अगस्त 2018 में था, कहाँ था, पोर्ट लुइस में था। तो इसका हमारा क्या विषय क्या था भाई, तो इसका विषय था हिंदी विषय और भारतीय संस्कृति, ये हमारा इसका विषय था। और जो हमारा 12वां हमारा जो प्रस्तावित है हमारा, वह है कहाँ, 2021 में देवास एमपी मध्य प्रदेश में, यह भारत में हो। अभी इसका जो सम्मेलन होगा यहाँ पर होगा। और एक बात और कर लें, जो विश्व हिंदी दिवस आज मनाते हैं ना 10 जनवरी को, क्यों मनाते हैं, पहली बात तो देखिए, पहली बात इसलिए क्योंकि पहला जो सम्मेलन हुआ था हमारा कब हुआ था, 10 जनवरी को हुआ था। तो इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 से विश्व हिंदी सम्मेलन मनाने का शुरू किया था। देखो यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाने की जो घोषणा की थी 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। अब देखिए आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है। देखिए अब एक तो आपको पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है, और तीसरा याद रखना है, और हमें फिर कौन सा, हमें 10वां 11वां 12वां, अगर 10वां नहीं भी रखते याद ना चल जाएगा, लेकिन क्योंकि याद रख लेना, क्योंकि मोदी जी के समय में हुआ था। हमें 11वां तो याद रखना है क्योंकि अंतिम था, और जो 12वां हमारा प्रस्तावित है हमें वो भी याद रखना है, ठीक। ये तो थे दोस्तों आज हमारे कुछ हिंदी के प्रमुख तथ्य। तो कल बात करते हैं एक और नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।